अध्याय 9 अपने सम्मान के लिए मरो। कुआं। ये देखकर कि विपिन अब भी हिल रहा था और ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, मो यानिक्स्यू अब खुद को रोक नहीं पाए। वो आगे बढ़ी और सुशांग की लगाम खींचते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो मिस, मैं अभी भी टिक सकता हूँ। विपिन की कमजोर आवाज सुनाई दी। थोड़ा असहज महसूस करते हुए मो यानिक्स्यू ने हल्के से खांसते हुए कहा, ठीक है। सुशांग ने मो युन जेड खा लिया है, अब कोई जानलेवा आभा नहीं है। गया। एक पल के लिए स्तब्ध विपिन का हिलता हुआ शरीर अचानक अकड़ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर सभी के हैरान चेहरों को देखा। जो कुछ हुआ था उसे समझते हुए उसकी पलकें शर्म से फड़क उठीं। लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। मो युन जेड की जानलेवा आभा उसके जैसे किसी इंसान के लिए इतनी भारी नहीं थी जो इतनी बड़ी दुनिया का स्वामी था। और वैसे भी सुशांग ने तो 99% दबाव पहले ही रोक लिया था, इसलिए उसे कुछ भी ज्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर वह पूरी तरह से शांत रहता तो सबको शक हो जाता। इसलिए उसने मानसिक रूप से टूटने का नाटक किया। अब पीछे मुड़कर देखने पर लग रहा था कि शायद कुछ ज्यादा ही नाटक हो गया। अपने बचाव में विपिन ने सोचा, कौन सोच सकता था कि इस सिरदर्दी घोड़े की एक्टिंग इतनी खराब होगी। न सिर्फ उसने मो युन जेड से डरकर कुछ किया, बल्कि उसे वहीं मौके पर खा भी लिया। क्या आप थोड़े और विश्वसनीय हो सकते थे? मैं विपिन हूँ, जिसने अनगिनत मुश्किलें पार की हैं, और मैं यहाँ इस अविश्वसनीय साथी के साथ फंस गया हूँ। कितनी शर्मिंदगी है मिस। अगर मैं कहूँ कि जानलेवा आभा इतनी ज्यादा थी कि मैं अब तक उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाया हूँ, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेगी? एक पल की हिचकिचाहट के बाद विपिन ने अनिश्चितता से पूछा। मो यानिक्स्यू ने सिर हिला दिया। इस स्पष्टीकरण के अलावा वो कोई और कारण नहीं सोच सकी थी। विपिन ने राहत की सांस ली और घोड़े से नीचे उतरा। जैसे ही वो 100 सोर्स कॉइन के बारे में पूछने वाला था, अचानक एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, मुझे मेरा मो युन जेड वापस दो। विपिन ने मुड़कर देखा कि लियू मिंग्यू, जो अभी तक बहुत घमंडी थी, अब उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मो यानिक्स्यू ने कहा, तुम इसे हमारी प्रतियोगिता के लिए लाई थीं। अब जब सुशांग ने इसे निगल लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तुम्हें इसे मुझे वापस देना होगा। लियू मिंग्यू अब पूरी तरह से चिंतित लग रही थी। मो यानिक्स्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम सच में समझदार हो। तुमने खेल हार लिया है, माफी भी नहीं मांगी, और अब अपना सामान वापस मांग रही हो। बहुत खूब। अचानक पहले जो लियू मिंग्यू इतनी दबंग दिख रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसे घर से चुराया था। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज इसे वापस दे दो। अचानक लियू मिंग्यू को इस तरह रोते देख मो यानिक्स्यू थोड़ी हैरान रह गई। उसने विपिन की तरफ देखा, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? एक पल सोचने के बाद विपिन ने सिर हिलाया, उसे थोड़ी और घास खिलाओ तो ये जल्द ही बाहर आ जाएगा। वाह। लियू मिंग्यू और जोर से रोने लगी। ठीक है ठीक है। शोर से परेशान होकर मो यानिक्स्यू ने अपना हाथ हिलाया, मैं अपने परिवार से कोई दूसरा टुकड़ा मंगवा दूंगी और तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें हारने के लिए माफी मांगनी होगी। रोने से कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि मो युन जेड बहुत दुर्लभ था, फिर भी मो परिवार, जो 3 प्रमुख परिवारों में से एक था, उसके पास कुछ टुकड़े स्टॉक में थे। ये सुनकर कि उसे कुछ वापस मिलेगा, लियू मिंग्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। कुछ और बार रोने के बाद उसने खुद को शांत किया और चारों ओर देखते हुए कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ और मिस यू और सुशांग से ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। यह मेरी गलती थी, मेरी गलती, मेरी गलती। उसने 3 बार मेरी गलती है दोहराया, जैसा कि कहा गया था। खैर, अब तो ठीक है। मो यानिक्स्यू ने राहत की सांस ली और यू शियाओयू ने भी संतुष्टि में सिर हिला दिया। ये लड़की उनसे मिलने के बाद से ही उन्हें चैलेंज कर रही थी और उसे इस तरह गिरते देखना काफी सुकून भरा था। शायद अब वो दोबारा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगी। चल दर, कोई गहरी दुश्मनी तो थी नहीं, इसलिए माफी मांगते देख मो यानिक्स्यू ने बात को और आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और तुरंत अकादमी की तरफ चल पड़ी। इस समय कंपटीशन की वजह से गेट के पास पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वो बंदर की तरह घिरे बिना अंदर जाना चाहती थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़ी। विपिन, मेरे साथ आओ। स्टीवर्ट फैंग, तुम और बाकी लोग सुशांग की देखभाल के लिए यहीं रुको। मैं। स्टीवर्ट फैंग का चेहरा फड़क गया।
लेकिन वो कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक मैनेजर के तौर पर मिस के साथ अकादमी में एंट्री करने की इजाज़त न होना काफ़ी शर्म की बात थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार वही था जिसने सुशांत को काबू में किया। शुक्रिया कुमारी। ये देखकर कि मो यांगस्यू उसे सच में साथ ले जा रही है, विपिन ने राहत की सांस ली। उसने सुशांत के कान को हल्के से थपथपाया और कुछ फुसफुसाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। व्हाइट रॉक अकादमी करीब 10,000 एकड़ में फैली हुई थी, काफ़ी बड़ी जगह थी। इस साल एडमिशन के लिए आए सभी स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ आए थे, बड़े बड़े बैग लेकर सड़कों पर चल रहे थे। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी थे जो नए स्टूडेंट्स की मदद में लगे हुए थे। मो यांगस्यू और यू शियाओयू सिर्फ अकादमी में ही नहीं बल्कि पूरे व्हाइट रॉक सिटी में भी काफ़ी मशहूर थीं। जैसे ही वे कैंपस में दाखिल हुए, कई सीनियर स्टूडेंट्स उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन यूफैंग को पास में खड़ा देखकर सब चुप हो गए। यूफैंग शहर के राजा का बेटा था और उसकी प्रतिभा और ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई भी लापरवाही से उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। सोर्स पूल असेसमेंट साइट मार्शल आर्ट फील्ड के ठीक सामने है, चलो सीधे वहां चलते हैं। एक बार हमें एंट्री मिल गई, फिर हम ये पता कर सकते हैं कि टीचर का सिलेक्शन कैसे होगा, यूफैंग ने चलते हुए बताया। मो यांगस्यू और यू शियाओयू ने सिर हिलाया। वे अकादमी के नियमों से कुछ हद तक परिचित थे और बिना ज़्यादा समझाए भी जानती थी कि क्या करना है। थोड़ी देर तक चलते हुए और भीड़ से दूर होते हुए, यू शियाओयू मुस्कुराते हुए मो यांगस्यू के पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, जुया, तुम्हारा दूल्हा तो बड़ा ही स्मार्ट है, क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो? क्या तुम उसे अपने पास रखोगी? मो यांगस्यू ने हैरान होते हुए देखा। यू शियाओयू मुस्कुराई, हाँ, वो सिर्फ एक नौकर है। अगर तुम उसे नहीं देना चाहती तो मैं उसे खरीदने के लिए 1000 सोर्स कॉइन दे सकती हूँ। मो यानक्सुए ने अपना सिर हिलाया, बिक्री के लिए नहीं, प्लीज़, मैं तुझसे हाथ जोड़ रही हूँ। यू शियाओयू ने नाक पर नखरे वाली अदाएं दिखाते हुए अपनी आंखें झपकाईं। मो यांगसू ठान चुकी थी, ये नहीं चलेगा, मैंने एक बार ना बोल दिया है, मतलब ना ही रहेगा। कैंपस के बाहर जब मिस और विपिन उनकी नज़रों से गायब हो गए तो वू जियांग खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाया। स्टीवर्ट फैंग, ये विपिन अब युवती का फेवरेट बन गया है, मुझे डर है कि वो आगे चलकर हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर उसने कुछ किया तो हम क्या कर सकते हैं? तू जानता है ना उस युवती का गुस्सा किस लेवल का होता है। एक बार जब वो कोई फैसला कर लेती है तो घर का मुखिया भी उसे चैलेंज नहीं करता। स्टीवर्ट फैंग जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा चिढ़ जाता। उसने अपनी कनपटी मलते हुए सुशांत की तरफ देखा, तू इस घोड़े को भी देख, ये उसकी बात सुनता है, हमारी नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल सही। वू जियान की आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे कोई आइडिया आ गया हो। क्योंकि विपिन इसे काबू कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते, स्टीवर्ट फैंग? एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर ये हो गया तो आपकी हैसियत कहाँ और विपिन की क्या औकात? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। युवती को कोई ऐतराज नहीं होगा। स्टीवर्ट फैंग ने सिर हिलाते हुए सुशांत की तरफ कदम बढ़ाए और ध्यान से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे यू शियाओयू ने पहले किया था वैसे ही घोड़ा पूरी तरह से शांत था। ये देखकर कि सुशांत उसके छूने से पीछे नहीं हटा, फैंग जिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे यार, इसे काबू करना तो इतना आसान था। अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं विपिन को इतनी आसानी से जीतने नहीं देता। वो जियान के दिमाग में सही आइडिया था, बाद में उसे इनाम दूंगा। ऐसा सोचते हुए फैंग जिन ने सुशांत के चेहरे को हल्के से थपथपाया। जैसे ही सुशांत ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया, उसकी काली आंखें दर्द और अपमान से भर गईं। जैसे कोई पवित्र आत्मा किसी बुरे इंसान से छेड़खानी का शिकार हो गई हो। उसकी आंख से एक आंसू गिर पड़ा। अचानक सुशांत तेजी से मुड़ा और सीधे पास की दीवार से जा टकराया। क्रैक! उसकी टांग की हड्डी टूट गई, उसका सिर एक ओर झुक गया और एक वक्त का सबसे ताकतवर घोड़ा अचानक दम तोड़ गया। क्या? फैंग जिन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों में घोड़े की मौत का मतलब था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका था। दूसरे लोग इसे छूते हैं और ये खुश हो जाता है, मैं छूता हूँ और ये शर्म से खुद को मार डालता है। क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथों में? वो जियान को देखते हुए उसके मन में गुस्से और बदले की आग भर गई। तेरे पास आइडिया थे ना, अब मैं सबसे पहले तुझसे ही निपटता हूँ।